अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम हसीब सवाती और ये हमारा वो लाइव सेशन का कंटेंट था जो इंटरनेट के चलते लाइव नहीं रह पाया, तो हमने इसको रिकॉर्डेड वर्जन में आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो दिस सेशन वाज ऑल अबाउट कि व्हाट आर दोज फैक्टर्स दैट आर स्टॉपिंग यू फ्रॉम राइटिंग गुड। आप अच्छा नहीं लिख पा रहे, आपने टेंसेस पढ़ लिए, जी सर पढ़ लिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आते हैं, सर वो भी आते हैं। एक्टिव और पैसिव में प्रॉब्लम नहीं है, नहीं सर उसमें भी नहीं है। आपको टेंसेस का पता है, सर एक एक टेंस का पता है। आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी आते हैं, जी सर वो भी आते हैं। एंड अगेन इस सब के बावजूद भी आप नहीं लिख पा रहे, तो क्या रीज़न बचता है आपके सामने? आप कहते हो सर देयर इज़ दिस फोबिया, सर ये एक मॉन्स्टर है। वो पूरा मॉन्स्टर हमें हर टाइम जब भी मैं कुछ लिखने लगता हूँ, लिखने लगती हूँ, एंड देयर इज़ दिस मॉन्स्टर, वो मुझे क्या करता है, वो तंग करता है। एंड इट सेज कि यार यू विल फेल एट राइटिंग, आप फेल कर जाओगे। एंड बाय द वे दिस इज़ ट्रू, मतलब ये ठीक है, दिस मॉन्स्टर एग्जिस्ट, सच में ही एग्जिस्ट करता है। और पता है ये सच में क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि ये एक सवाल है जो मैं आपसे अभी पूछने लगा हूँ। ये मॉन्स्टर उसका जो है वो रिलेटिव है। वो सवाल है कि इन योर होल लाइफ व्हेन डिड यू राइट अ फुल लेंथ एसे? कभी आपने कोई फुल लेंथ एसे लिखा? सर नहीं लिखा। मे बी एन आर्टिकल फॉर अ न्यूज़पेपर, शायद आपने किसी अपने यूनिवर्सिटी टाइम में कोई आर्टिकल ही लिख के किसी न्यूज़पेपर में सबमिट किया, हो रिजेक्ट हुआ हो, एक्सेप्ट हुआ, दैट्स नॉट द मैटर, लेकिन लिखा था? नो सर वो भी नहीं लिखा। और उसके अलावा यार चलो डिटेल्ड ईमेल अपने बॉस को लिखा हो, कोई रेजिग्नेशन, कोई अपॉइंटमेंट का कोई लेटर, कुछ इस तरह की चीज़? नो सर वो भी नहीं लिखा। अच्छा, एंड पे एक पैराग्राफ पे तो बात आ ही सकती है यार, मतलब ग्रेजुएट हो, पैराग्राफ तो लिखे होंगे यूनिवर्सिटी लाइफ में। एंड इफ़ द आंसर इज़ नो, और ना ही आपने सेंटेंसेस लिखे हैं, सो इमेजिन योरसेल्फ, आप अपने ब्रेन के ऊपर, अपने जहन के ऊपर तरस खाइए कि यार हमने ना फुल लेंथ ऐसे लिखे, ना न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स कभी लिख पाए, ना पैराग्राफ, ना राइटिंग सेंटेंस किया। तो मतलब कैसे पॉसिबल है कि आप अब जब 2-4 क्लासेस लेके टेंसेस कर लेते हो, 2-4 क्लासेस लेके अपने एक्टिव पैसिव, अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच बेहतर कर लेते हो, और आप इमेजिन करते हो कि यार आप अपनी उस पूरे लाइफ का वो जो मॉन्स्टर है उसको आप एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में मार दोगे? नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो अगर ये थोड़ा सा आपको मैं अट्रैक्ट कर पाया, आपके अटेंशन ग्रैब कर पाया, तो मुझे एक आपने अपनी वो रियलाइजेशन वो बतानी है, उसके ऊपर आपने एक्सेप्ट करना है कि जो रियलाइजेशन है वो ये कि यू आर नॉट एबल टू राइट बिकॉज यू डिड नॉट राइट। आप नहीं लिख पा रहे क्योंकि आपने कभी लिखा ही नहीं है। दैट इज़ इट। ये समरी है, ये आपके सामने पड़ी हुई समरी है, कभी आपने लिखा नहीं है इसलिए आप नहीं लिख पा रहे। इट्स एज सिंपल एज दिस। तो अगर आपने लिखा नहीं है, सो आई विल ask you and I will encourage you, I will request you, I will even beg you कि यार इसको मैं लाइव क्यों लेके जा रहा था, क्योंकि लाइव होता है, इसको अब रिकॉर्डेड रख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आके प्लीज़ अपनी ज़ात पे, अपने वालिदैन पे वो रहम कीजिएगा। कितनी अरसे से वो आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत दिखाइए। आई एम गोइंग टू टेक अ क्विक टेस्ट, ठीक है जी। क्विक टेस्ट आपका क्या है कि आपको 5 मिनट के अंदर अंदर आपने क्या करना है, 2 मिनट की ब्रेनस्टॉर्मिंग मुझे करके देनी है और 3 मिनट में आपने मुझे कुछ लिख के देना है। तो क्वेश्चन तो वही रहेगा आपका कि सर हमें तो लिखना ही नहीं आता और आप हमसे फिर लिखवा रहे हैं। तो इसी सवाल के अंदर आपका जवाब छुपा हुआ है, और आपने जो पैराग्राफ लिखना है दैट इज़ अबाउट योरसेल्फ। आपने अपनी ज़ात के बारे में लिखना है। वो शख्स जिसके साथ बचपन से लेके इस उम्र तक आप हमेशा हर इंसिडेंट, हर वाक़या, हर कहानी में आप अपने साथ रहे, तो आया आपके पास लिखने के लिए कंटेंट नहीं है? आपको लगता है कि यार मेरे पास मेरी ज़ात के रिलेटेड कंटेंट नहीं है? आज अपनी ब्रेकअप की स्टोरी लिखे हैं, तो मैं कहता हूँ यार आप हुमैरा अहमद के नॉवेल्स को जो है वो पीछे छोड़ दो, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकती है वो। तो मतलब कंटेंट तो आपके पास पूरा नॉवल लिखने का है, पूरी एक स्टोरी है, एक बायोग्राफी है आपके पास लिखने के लिए, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी कौन लिखता है? बंदा खुद लिखता है। तो आप पूरी ऑटोबायोग्राफी लिख सकते हो, तो कंटेंट तो आपके पास है। तो चलिए प्लीज़ अगेन बैग के अलावा और मैं इस टाइम पे आपको क्या वर्ड यूज़ करूँ यार, मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उठाइए एक पेन, अपना पेपर उठाइए, ठीक है जी। 2 मिनट की ब्रेनस्टॉर्मिंग, 3 मिनट का कंटेंट आपने प्रोड्यूस करना है, लिखना है। मुझे पता है आपके लिए मुश्किल होगा, छोटा सा आपको ब्रेक डाउन करके देता हूँ। सर को ना बताइएगा कि आपने सबसे पहले क्या करना है, सोचना शुरू करना है कि यार मैं क्या, किस बारे में लिखूँ, वो कौन सा इवेंट, वो कौन सी कहानी, वो कौन सा किस्सा, वो दास्तान मैं क्या लिखूँ, ठीक है। उसके बाद जब वो थॉट्स आ जाएं जहन में कि यार चलो मैंने अपनी वो सक्सेस स्टोरी, अपनी फेलियर की स्टोरी सर को सुनानी है, फिर आप उसको ऑर्गेनाइज़ करो। कहाँ से शुरू हुई? सर ये बात शुरू होती है 1800 खैर इतने बुढ़े तो नहीं हो, ये बात शुरू होती है सर 1999 से, सर वो दिन था मेरी पैदाइश का। तो समथिंग लाइक दैट, कुछ उस तरह की थॉट अपने माइंड में लेके आओ। फिर अच्छा जी, थिंक वेयर टू स्टार्ट।
प्रॉपर फाइनल हो गया, सर मैंने अपनी पैदाइश का जिक्र करना है और उसके आगे मैंने लेके चलनी है, जैसा एक स्टोरी राइटर लेके चलता है। फिर आपने अपनी उस कहानी के दरमियान में ये याद रखना है कि वो स्टोरी लेके आप किस तरह चल रहे हो फ्रॉम योर बर्थ। उसके बाद आप अपने स्कूल का जिक्र करना चाहोगे, अपनी उसके दौरान जो पेरेंटिंग है उसको लेके आना चाहोगे, या आप अपने स्कूल का कोई किस्सा लिखना चाहोगे। व्हाट एग्जैक्टली इज़ इन योर हेड जो आप इस टाइम पे वो मुझे सुनाना चाह रहे हो, और आपने क्या करना है, यू शुड नो वेयर टू एंड। आपने अपनी कहानी को ख़त्म कहाँ पे करना है, क्योंकि तो आपके पास 3 मिनट हैं। 2 मिनट में सोचो, 3 मिनट में लिखो। प्लीज़ 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 आपने क्या करना है, लिखना है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपका टाइमर सेट करता हूँ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है जी, आपको 5 मिनट बाद में मिलता हूँ। आई होप आपने नहीं लिखा होगा, अब पूरी उम्मीद है मुझे। और ये सिर्फ 2% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मुझे पॉज करके कुछ लिखा होगा, और ये वही 2% होंगे जो कल को मेरिट लिस्ट में जिनके नाम आप बड़े फ़ख्र से पढ़ रहे होगे कि यार अच्छा ये तो मेरे बैच में होता था। तो चले, अगर आपने कुछ लिखा है तो आपको कुछ रियलाइजेशन हुई होगी। व्हाट डिड यू लर्न, मतलब आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि यार मतलब मुझे कंटेंट तो है मेरे पास, अपनी ज़ात के बारे में मुझे पता तो है, लेकिन फिर भी मैं कुछ लिख नहीं पाया, या जो मैंने कुछ लिखा है वो ऑर्गेनाइज नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी, फ़्लो नहीं था उसमें, कोई आर्ग्यूमेंट मेरे स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मेरा मतलब वो मज़ा नहीं आया कुछ लिखने का, कुछ मिसिंग था, कुछ समथिंग वाज मिसिंग। और वो मिसिंग चीज़ पता है क्या है? एफपीएससी का एग्जामिनर उसी चीज़ को आपके एसे में जज करेगा जो आपको यहाँ पे मिसिंग लग रही थी। एंड व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ कि भाई आपने क्या करना है, मेक श्योर करना है सबसे पहले तो ये कि आपने एक आउटलाइन बनानी है। कॉम्प्रिहेंसिव एसे लिखने के लिए एक आउटलाइन एग्जामिनर आपसे डिमांड कर रहा है, और उसके बाद कहता है कि यार मेक श्योर टू यूज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज। कैसे डिस्कोर्सेज? एक्सपोजिशन 1, आर्ग्यूमेंटेशन 2, डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन 3। आपसे क्या पूछ रहा है, यार मुझे ये 3 चीज़ें आपकी राइटिंग में चाहिए, नज़र आनी चाहिए। एक्सपोजिशन क्या होती है, आर्ग्यूमेंटेशन क्या होती है, डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन क्या चीज़ें हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। उसके अलावा आपको एग्जामिनर एक टिप देता है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। वो कहता है कि यार क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, रेलेवेंस एंड क्लैरिटी। आपने जो टॉपिक चूज़ किया उसको किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया। अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हो तो अगर आप सोल्यूशन से शुरू करते हो, कॉजेज़ बाद में बताते हो, इफ़ेक्ट्स एंड पे बताते हो, तो यार दिस इज़ समथिंग मेस्ड अप, ये ख़राब हो गया। सोल्यूशन कौन पहले बताता है? पहले आप प्रॉब्लम लेके आते हो तो उसकी वजह बताते हो, फिर आप उसके आगे इफ़ेक्ट बताते हो, फिर उसके बाद आप सोल्यूशन की बात करते हो। समथिंग लाइक दैट, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, उसके बाद रेलेवेंस और क्लैरिटी, कि आपका जो भी अल्फाज है, जो भी सेंटेंस है, आपका जो भी पैराग्राफ है, टॉपिक के साथ रेलेवेंट है तो ठीक है, एक्स्ट्रा स्कोर मिलेगा, नहीं तो 39 38 पे फेल। एंड पे क्लैरिटी, वो जो 3 इडियट में नहीं कहता, कहना क्या चाहते हो, दिस इज़ व्हाट इट इज़, कि भाई आप कहना क्या चाहते हो। एग्जामिनर को आया वो सुनाई दे रहा है, अगर तो ये चीज़ें आपकी राइटिंग में नज़र आ गई एग्जामिनर को, तो वो आपको पास करेगा। लेकिन सर मैं आपको ये किस लिए बता रहे हैं सर आप हमें, ये तो मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं जा रहा, क्योंकि हमारा द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग का पूरा कोर्स 4 चैप्टर में, वैसे ही मैं कोई उल्लू का पट्ठा नहीं हूँ कि मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 4 चैप्टर्स में। पहला क्या आपको सिखाया, टेंसेस सिखाए, पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाए, कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस सिखाए, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट को कहाँ रखते हैं, इंडिपेंडेंट को कहाँ रखते, कॉमा क्या है, पंक्चुएशन, फुल स्टॉप, आपका कॉलन, सेमी कॉलन, ये क्या बनाए हैं, वो एरर्स क्या हैं जो आप राइटिंग एक सेंटेंस लिखते वक्त करते हो, हर चीज़ आपको बताई, ताकि आपकी राइटिंग में एक्सपोजिशन, आपकी आर्ग्यूमेंटेशन और आपकी राइटिंग में एक डिस्क्रिप्शन आए फुल लेंथ। आपको मैं कहता होता हूँ कि यार आप मुझे ऐसे वैल्यूएबल और वॉल्यूम वाले सेंटेंस लिख के दो जो पढ़ते वक्त मज़ा आए बंदे को, कि यार बंदे ने कुछ लिखा हुआ है। वो किस लिए लिखा हुआ है कि भैया आपका इस टाइम एग्जामिनर डिमांड ही ये कर रहा है, वो कहता है मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए, मुझे नरेशन चाहिए, ठीक है, मुझे ये चीज़ें नज़र आएंगी तो मैं कुछ करूँगा। ऑर्गेनाइजेशन हो, थॉट्स की रेलेवेंस और क्लैरिटी हो, ये कहाँ पर आप सीखेंगे? आप अपने पैराग्राफ 2 में सीखेंगे। एक पैराग्राफ क्या होता है, एक अच्छा और बुरा पैराग्राफ, उन दोनों में क्या फ़र्क है, एक पैराग्राफ को लिखते कैसे हैं, उसके अच्छे कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, आपके माइनर और मेजर साइन पोस्ट आपकी पैराग्राफ को लीड कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में, कैसे पता चलेगा इस पैराग्राफ में आप कहीं स्विच करने लगे हो आइडिया, कैसे समझ आएगी एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में आप जाने लगे हो, कैसे आइडेंटिफाई होगा कि आपका जो दूसरा पैराग्राफ है वो पहले के साथ लिंक्ड है, ये आप सीखोगे चैप्टर 2 में माइनर और मेजर साइन पोस्ट के थ्रू। और फिर सबसे अमेजिंग ट्रिक जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की है,
जो कि मेरे चैप्टर 2 का हिस्सा था, लेकिन आप स्टूडेंट्स ने मुझे ये रियलाइज़ कराया और आपने मुझे ये बताया, एंड आई एम सुपर ग्लैड फॉर दैट। आई एम थैंकफुल टू यू गाइज़ कि आपने मुझे ये सिखाया कि सर ये चीज़ जो है ये यहाँ पे आनी चाहिए। जब हम टेंसेस सीख लें उसके बाद आप हमें सिखाएं अब सोचना कैसे, बिकॉज मुझे लगता था यार मतलब एस्पायरेंट्स हो तो तुम लोगों को सोचना तो आता ही होगा, लेकिन नहीं आ रहा, तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बिगिनर लेवल पे बहुत इजी है आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाना, रैंडम थॉट्स आती हैं जहन में, कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसलिए अब से मैं क्या कोशिश करूँगा कि यहाँ पे एक अलग से वीडियो हो जो यहाँ पे पड़ी हो, ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो बिल्कुल स्टार्ट में। और फिर आपका चैप्टर 3 जिसमें डाटा कलेक्शन, एंड वेट फॉर दैट यार, मतलब इतनी जल्दबाजी क्या है आपको। और फिर चैप्टर 4 आएगा यार, जिसके लिए आपने साइन अप किया है। इतना कुछ सिखा रहा हूँ, मुफ्त में सिखा रहा हूँ, क्या पैसे आप मुझे दे रहे हो, बड़ी लिमिटेड सी अमाउंट है। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग इस टाइम पे सेशन 20-30 हज़ार रुपये में जा रहे हैं, बट मैं नहीं चार्ज कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? मुझे पता है कि मैंने आपको पहले सिखाना है। आप कुछ सीखोगे, किसी काबिल होगे, तो शायद मुझे किसी और फॉर्म में रिटर्न करो। मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं चाहिए मुझे, दूसरे बेनिफिट्स चाहिए आपसे कि यार आप किसी पॉइंट पे खड़े हुए हो लाइफ में और वहाँ से पीछे मुड़ के देखो तो आपको नजर आए कि यार ये टीचर होता था और वो मेरे लिए विन होगा। दैट इज़ द मोमेंट ऑफ माई लाइफ कि जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। सो खैर, हमने ऑल अबाउट एसे राइटिंग, वो चैप्टर 4 होगा, उसमें हम सीखेंगे। तो जल्दबाजी मत कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि आप अभी आर्गुमेंटेशन, आप अभी नरेशन एंड डिस्क्रिप्शन वो चीज़ें सीख रहे हैं। तो अगर इस टॉपिक को यहाँ कंक्लूड करें और अपने उसके ऊपर आएँ जो आप मुझे कहोगे कि सर हम देखेंगे, और मैं भी आपको कहूँगा कि हम भी देखेंगे बेटा, कि मतलब क्यों आपको नहीं समझ आएगी, आएगी इंशाल्लाह आपको आएगी। तो आज के अपने अगर मुद्दे पे हम लोग आएँ, अगर आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो आज का प्रॉब्लम क्या है? फ्री राइटिंग, और उसके साथ आपकी आती है टॉपिक ओरिएंटेड राइटिंग। सर व्हाट इज़ फ्री राइटिंग एंड व्हाट इज़ टॉपिक ओरिएंटेड? यार सिंपल, जब आपको मैं कोई टॉपिक देता हूँ, मैं कहता हूँ यार इसके ऊपर लिखो, तो दैट इज़ व्हाट टॉपिक ओरिएंटेड राइटिंग इज़। और जब मैं आपको कहता हूँ यार मुझे एजुकेशन के ऊपर कुछ लिख के दो, तो आप वो फ्री राइटिंग में उसको लाया करो, ठीक है। फ्री राइटिंग के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियो है, आप वो भी देख के अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि यार फ्री राइटिंग करते वक्त हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। नहीं समझ आई, नहीं देखी हुई, उसकी समरी आपके सामने है। फॉर एग्जाम्पल, आप एजुकेशन के ऊपर कुछ लिखना चाह रहे हो, सर एजुकेशन तो बहुत ब्रॉड डोमेन है, क्या लिखें एजुकेशन के ऊपर, नहीं समझ आ रही। ऐसे करो, सब डोमेन पकड़ लो। सर क्या डोमेन पकड़ें? ऑनलाइन एजुकेशन पकड़ लो। ठीक है सर, ये पर सर ऑनलाइन एजुकेशन में भी तो कितना कुछ है यार। इस तरह करो, खुद के ऊपर एक लिमिट लगाओ, प्रॉब्लम, सोल्यूशन, इंट्रोडक्शन, कुछ ऐसा लिखते हो यार, कुछ ऐसा लिखते हो कि जो कि बस इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड हो। सर 3 तो ज़्यादा हो रही हैं, चलो इस तरह करो, इन 2 को काट लो, प्रॉब्लम्स के ऊपर कुछ एक सेंटेंस लिखते हो। या सर वो क्या लिखूँ मैं? सर एक इस तरह करो, एक एरिया पकड़ो, और वो एरिया क्या है? प्रॉब्लम्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इन पाकिस्तान। अच्छा सर, अब इतनी बड़ी एजुकेशन की डोमेन, वो फनल डाउन अप्रोच से क्या होगी, इतनी लिमिटेड हो चुकी है, अब यहाँ पे आप पहुँच आए हो। सो यहाँ पे आपने मुझे ये बताना है कि यार आप सर जो लिखने लगे हो कि वो किस टेंस में होगा, पास्ट का होगा, फ्यूचर का कोई बता रहे होगे, या प्रेजेंट की कोई कॉन्टेक्स्ट होगा। अच्छा, उसके अलावा सर एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम क्या होगा, अगर वो भी बता दें, तो मैं आपको कहता हूँ यार इस तरह करो, इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर। आज का हमारा लाइव सेशन नहीं हुआ है, आई एम पता नहीं मैं कैसे वो अल्फाज अदा करूँ कि मेरा लाइव सेशन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू था। तो मतलब आपके लिए आइडिया जनरेट करना कितना आसान है यार। आप अपनी लाइफ का अभी का रिसेंट एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो, किसकी डोमेन में, एजुकेशन की डोमेन में। तो आप अपना जुमला उर्दू में सोचने लगो कि सर हसीब का लाइव सेशन था, ही वाज सो एनर्जेटिक फॉर द सेशन, ही वाज सो एक्साइटेड, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई सर ने, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से, जो कि बड़ा एक परसिस्टेंट सा इशू है इसमें उनके एरिया में, तो क्या है उसकी वजह से उनका लाइव सेशन नहीं हो पाया। उर्दू में आपने कुछ ऐसा सोचा, तो व्हाट इफ़ अगर इसको थोड़ा सा इंग्लिश में कन्वर्ट करें, क्योंकि अब आपको टेंसेज आते हैं, कॉमा का यूज़ आपको पता चल चुका है, आपको ये पता है कि भाई कैसे आपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज़ करके अपने सेंटेंस को थोड़ा सा वैल्यूएबल बनाना है। तो जुमला शुरू करते हैं, हम कहते हैं इन पाकिस्तान, कॉमा, चैलेंजेस विद इंटरनेट एक्सेस। कौन से चैलेंजेस? वो चैलेंजेस जो कि इंटरनेट एक्सेस के साथ लिंक्ड हैं, वो क्या करते हैं? हिंडर करते हैं। हिंडर, चैलेंजेस हैं तो हिंडर होगा। चैलेंजेस हिंडर वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन की दूर दूर तक जो एडॉप्शन है कि लोग दूर दूर तक ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर रिलाई करें, उसको क्या चीज़ हिंडर कर रही है? उसको हिंडर कर रही है इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो बात तो समझ आ गई सर।
ये तो फ्री राइटिंग तो इतनी आसान है, मतलब एक टॉपिक पकड़ा, उसको उसके पर काटते 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 उसको यहाँ पे हम ले आए। तो व्हाट इफ़ अगर आप अपने इस टॉपिक पे दोबारा वापस आएँ और यहाँ पे गौर करें कि आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन देनी है, आपने क्या करना है, डिस्क्राइब करना है चीज़ों को, अपने सेंटेंस को आपने ऑर्गेनाइज और रेलेवेंट रखना है। तो थोड़ा सा अगर इसके ऊपर गौर करें तो सर ये जो सेंटेंस अगला है जिसमें आपने वैल्यू ऐड की है, तो सर ज़रा उसको पढ़ते हैं। इन पाकिस्तान द परसिस्टेंट इशूज़ ऑफ अनरिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटीज़। अच्छा, वो इश्यूज़ जो परसिस्टेंट हैं और किसके हैं, अनरिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है, अनरिलायबल एडजेक्टिव आपने लगा दिया, ठीक है, ताकि आपकी बाद में वज़न आए। और आगे एक आप वो फैक्टर बताते हो, दूसरा बताते हो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इश्यूज़ हैं ना, ठीक है। तो आपने एक बताया कॉमा लगा के लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा एंड सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, तीसरा पोज। ये सारे मिल के पोज करते हैं, पोजेज नहीं पोज, सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इनिशिएटिव्स। मेरा ये ऑनलाइन एजुकेशन का एक इनिशिएटिव है, इसको इम्प्लीमेंट करते वक्त मुझे सिग्निफिकेंट बैरियर्स का सामना करना पड़ रहा है ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। इवन आपके उस्ताद जिस एरिया में बैठे हुए हैं वहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा, तो समझ लो ना, मतलब जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे क्या है, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है। यही लाहौर इस टाइम पे होता है, आई एम नॉट इन लाहौर राइट नाउ। तो अगर लाहौर होता और मुझे मजबूरन वहाँ जाना पड़ेगा, क्यों, मैं चाहता हूँ आप लोगों का फ्यूचर सुधरे, उसके लिए मुझे हिजरत करनी पड़ रही है यार। तो देखो कितना एक रेलेवेंट और कितना ईजी सा एक वो जुमला है, और बिल्कुल आपकी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, कोई आप बाहर जाके नहीं सोच रहे। तो सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट कनेक्टिविटी के जो इश्यूज़ हैं ये क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में इस टाइम पे मौजूद हैं। ये क्या हो गया, आपका एक एडेड वैल्यू वाला जुमला हो गया, आपने इतनी वैल्यू ऐड कर दी। और उसके बाद अगर कॉज एंड इफेक्ट को इस पे ले आएँ, आपका कोई ऐसा ऐसे है जिसमें कॉज पूछा गया है, इफेक्ट पूछा गया है, वहाँ पे अक्सर आप इस तरह के जुमले यूज़ करोगे जो आगे इंशाल्लाह मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इन पाकिस्तान the persistent issues of unreliable internet connectivity, limited infrastructure and socio-economic disparities pose significant barriers to the effective implementation of online education initiative। और आगे मैं कॉमा डाल के क्या करता हूँ, जीरन लगाता हूँ, exacerbate noun और उसके साथ ing लगा दिया कि भाई exacerbating the already existing educational challenges in the country। तो वो exacerbate क्या करें, बढ़ा रहे हैं, ठीक है, they are increasing, they are making it worse। किसको वर्स कर रहे हैं, एजुकेशनल चैलेंजेस को, जो कि ऑलरेडी कंट्री में प्रेजेंट हैं। तो पीछे ये कॉजेज़ हैं कुछ, कनेक्टिविटी का कॉज, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉज, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का, और उसका आगे इफ़ेक्ट है कि यार उसकी वजह से इफ़ेक्ट क्या हुआ। तो ये थी आपकी फ्री राइटिंग। आपने टॉपिक पकड़ा और उसको फनल डाउन अप्रोच से लेते लेते आप एक छोटे से पॉइंट पे ले आए और उसको उस कोने में बंद करके आपने क्या कर दिया, लिख दिया कि यार चलो तुम्हारी कहानी ख़त्म। बट व्हाट इफ़ सर आप अगर हमें टॉपिक ओरिएंटेड जो असाइनमेंट्स दें उस पर हम लोग क्या करेंगे। और यार दिस इज़ दी बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इस टाइम पे मैं कहता हूँ कि मेरे सालों का एक्सपीरियंस आपको यहाँ से आगे नज़र आएगा इस टॉपिक को जब मैं डिकोड करूँगा आपके सामने। और ये वो स्किल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग, इस टाइम पे कुछ भी कर रहे हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के एवरीथिंग को साइड पे रख के यहाँ से आपने गौर करना शुरू करना है। आई वॉन्ट योर अटेंशन हियर, ठीक है जी। टॉपिक है पाथवेज टू पाकिस्तान्स प्रोस्पेरिटी। 2024 का CSS एस्से का एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा लिखा जाने वाला जो एस्से है वो ये है। और ये इतना आसान है या मुश्किल है फॉर अ बिगिनर। आप तो अभी बिगिनर हो, तो सर मतलब अभी तो हम बिगिनर हैं, तो आप एग्जैक्टली 2024 का एस्से का टॉपिक उठा के हमें दे रहे हो और आप चाह रहे हो कि हम इसको डिकोड करें। नो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन सर, ये नहीं होगा। आई नो नहीं होगा आपसे, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये इतना आसान टॉपिक है कि आपने थोड़ा बहुत पाकिस्तान अफेयर्स का कुछ कंटेंट आपने अगर कवर किया और आपको अगर पाकिस्तान की जियोग्राफी, पाकिस्तान का मैप, ये थोड़ी बहुत चीज़ें पता हैं, तो आप बहुत आराम से इस टॉपिक को कर लोगे। लेकिन वो जो अप्रोच है, जो मेरे सालों का तजुर्बा है, आज आपको ये फ्री में मिल रहा है, आप उसको एंजॉय कीजिएगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि आपको एक डिकंस्ट्रक्शन करोगे कि सर इसमें बात हो रही है पाथवेज की जो कि पाकिस्तान की प्रोस्पेरिटी को इंश्योर करेंगे। तो हमने कुछ इस तरह की चीज़ें बतानी है क्विकली। तो इसमें क्या होगा जी, आप जल्दी से रैंडम थॉट्स आपके माइंड में आएंगी, यार करप्शन एंड टेररिज्म है, टैक्सेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्किल और ट्रेनिंग प्रोवाइड्स करनी चाहिए, IT और एक्सपोर्ट्स की कुछ बातें, पुअर एजुकेशन है हमारी, यार सिविल मिलिट्री प्रॉब्लम। इस टाइम पे आपने क्या, आपका माइंड क्या करेगा,
पिछले कुछ घंटों में, दिनों में या कुछ हफ्तों में जो भी कंटेंट आपने पढ़ा, लिखा, सुना, देखा, आपका माइंड एकदम उसको आपके सामने इस तरह ला के रखेगा, ये भी है, वो भी है, ये भी करो, वो भी करो, एंड दिस शिट विल मेक योर ब्रेन, वो ब्रेन फॉग का फिनोमेना जो होता है, एकदम आपका ब्रेन क्या हो जाएगा, वो फॉग का शिकार हो जाएगा कि यार मैं ये लिखूं कि मैं ये लिखूं, यार नहीं नहीं ये लिख लेता हूं, अबे यही नहीं, ये तो ये चीज़ है। आप क्या करोगे, टॉपिक को वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे, उसके ऊपर आप अपना वो जो मुद्दा आपका टॉपिक का था वो समझ ही नहीं पाओगे कि भाई आपकी वो जो थॉट थी कि पाथवेज टू पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी, उसको आप क्या कर पाए हो, वो समझ ही नहीं पाए हो। अच्छा, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनके 1 साल का तजुर्बा होगा, 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन आप तो माशाल्लाह ऐसे हो जिनका 1-2 महीनों का ही तजुर्बा है, तो आपके लिए क्या होगा, चीज़ें इस तरह होंगी। लेकिन जिनका एक्सपीरियंस है सालों का, 1-2 साल का, वो क्या करेंगे, वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किस्म की थॉट्स लेके आएंगे। वो कहेंगे सर पाथवेज कुछ इंडस्ट्री से लिंक्ड होंगे, टैक्सेशन से होने चाहिए, स्किल के ऊपर बात हो, आईटी एंड एक्सपोर्ट्स की बात हो, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की अगर बात हम करें तो ये वो पाथवेज होंगे जो कि हमारे पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको कहूँगा कि यार ये जितनी भी थॉट्स हैं आप जो इस टाइम पे मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या हैं, सम हाउ डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, ये इम्बैलेंस की अप्रोच है, कुछ मतलब मज़ा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप वो वाली अप्रोच फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि आपको वो अप्रोच किसी ने बताई नहीं है। वो अप्रोच है ब्रेनस्टॉर्मिंग की अप्रोच। चैप्टर 3 ऑल अबाउट आवर डाटा कलेक्शन, उसकी बुनियाद ही ये फिनोमेना है ब्रेनस्टॉर्मिंग का। लेकिन आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं इसको यहाँ पे आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो अगर आप अभी के अभी सोचना शुरू करो, उसी सोचने को अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग का नाम दे दो, तो आपका ऐसे 5-10 मिनट के अंदर डिकोड हो जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है। चलो शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे सर इसको? सबसे पहले आपने सोचना है इंडिविजुअल लेवल पे, अपनी ज़ात को रख के आपने सोचना शुरू करना है कि आपकी ज़ात के साथ लिंक्ड चीज़ें जो हैं उसको लेकर सोचो। उसके बाद आप अपनी सिटी के लेवल पे आ जाओ, यार मेरी सिटी को किस तरह मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में लेके आ सकता हूँ और उससे अपना कंटेंट क्रिएट करूँ। उसके बाद आप मे बी प्रोविंशियल लेवल पे चले जाओ, यार मेरे प्रोविंस के लेवल पे कुछ ऐसा हो जिसको मैं पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के साथ लिंक कर सकूँ। उसके बाद अपने नेशनल लेवल के ऊपर आ जाओ कि यार चलो नेशनल लेवल पे ऐसा क्या हो, कुछ इस तरह की थॉट्स मैं अपने माइंड में लेके आऊँ जो मेरे एस्से का कंटेंट मुझे प्रोवाइड कर दें, मेरे पैराग्राफ का जो कंटेंट है, मेरे सेंटेंस का जो कंटेंट है वो मुझे प्रोवाइड कर दें। और इन सब थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके एक आउटलाइन की फॉर्म में जब आप लिखोगे तो आपकी आउटलाइन बन जाएगी। आउटलाइन बन गई, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक खाका है, एक ढांचा, एक नक्शा है जिसके ऊपर अब आपने लिखना है। तो आपका वो जो कंटेंट का इशू था, जो मेरे स्टूडेंट्स मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर कंटेंट नहीं है, आज आपके सामने मैं कंटेंट लेके आऊँगा और आप मुझे प्रॉमिस करोगे कि आइंदा के बाद आप ये बहाना कभी भी अपने सामने नहीं लेके आओगे। तो अगर इजाज़त है तो शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। ये आपको कंफ्यूजिंग तो लग रहा है, लेकिन अगर तो आप पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी को इंडिविजुअल लेवल पे सोचो तो आपको क्या समझ आती है कि यार मैंने अभी रिसेंटली टीवी में देख रहा था, तालिबान के अटैक का मुझे नज़र आया, इमरान खान वर्सेस PMLN वर्सेस आपका PPP, कुछ इस तरह की टसल मुझे नज़र आ रही थी। उसके अलावा मुझे वो भावल नगर वाला इंसिडेंट जहां पुलिस की और आर्मी की आपस में ही लड़ाई होगी, मैंने वो भी देखा। ये भी आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा, उसके अलावा आपने पंजाब पुलिस का मजलूम और इस तरह के लोगों के घरों के ऊपर जो छापे मारने हैं वो भी आपने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या है आपने देखी। और इन सारी बातों को देख के आपको क्या लगता है? आपको लगेगा कि यार अगर तो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो तो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी इंश्योर हो सकती है। यानी पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी इज़ लिंक्ड विद रूल ऑफ लॉ। मतलब वो कंटेंट जो आपने टीवी पे देखा, यूट्यूब पे कोई कंज्यूम किया, शॉर्ट रील देखी, टिकटॉक देखा, वो क्या कर दिया आपने इंडिविजुअल लेवल पे जब सोचा तो आपको लगा कि यार पहला हल, पहला पाथवे टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी है कि हमें रूल ऑफ लॉ को लाना चाहिए। जब तक आपके कानून की बालादस्ती नहीं होगी प्रॉस्पेरिटी आएगी नहीं। बैठे हुए हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, पुलिसा जंप मारता है घर पे, ठीक है जी, आके लैपटॉप आपका तोड़ के चला जाए, विल यू बी अ प्रॉस्परस सिटीजन? आप कुछ अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर पाओगे? आप पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोच पाओगे? नो, नहीं कर पाओगे। तो प्रॉस्पेरिटी इंडिविजुअल लेवल पे मुझे नज़र आई कि रूल ऑफ लॉ के साथ लिंक्ड है। एक मुझे क्या मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, एक पैराग्राफ आपका हो गया। अच्छा,
दूसरा दूसरा इंडिविजुअल लेवल अभी का फिनोमेना है, इसी मोमेंट का, जब मैं आपके लिए ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा था। क्या हुआ, हमारी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है, डिजिटल कनेक्टिविटी इंटरनेट की इतनी वीक है कि मैं चाहने के बावजूद भी इसको लाइव नहीं रख पाया। मतलब क्या हुआ कि मेरा इंटरनेट का जो इस टाइम का वो सेशन था वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान प्रॉपर्ली डिजिटलाइज हुआ ही नहीं है। फ्रीलांसर्स आपके दोस्त होंगे, वो क्या आपको बताते हैं, यार पाकिस्तान में पेपाल का इशू है, गूगल पे आया नहीं है, वहाँ से मंगवाओ पैसे, $3 तो उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। तो कैसे कोई बंदा पाकिस्तान में काम करे, कैसे कोई प्रॉस्पेरस हो सकता है? इंटरनेट कनेक्टिविटी का आप देखो यार पाकिस्तान में कितना प्रॉब्लम है। इंटरनेट वाइल ट्रैवलिंग, फैसलाबाद जा रहा था, ट्रैवलिंग कर रहा था, शादी थी भाई की, मैं जा रहा हूँ और मुझे क्यों 3 दिन की छुट्टी आपसे लेनी पड़ी कि भाई मुझे पता है इंटरनेट के इश्यूज़ होंगे। तो डिजिटलाइज कंट्री नहीं है। और डिजिटलाइजेशन की वजह से क्या हो सकता है भाई, शिराजी व्लॉग्स, इस बच्चे को भी आप जानते हो, पूरी दुनिया में इस टाइम पे ये सेंसेशन बना हुआ है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के उस एरिया से ये बिलोंग करता है जहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन डिजिटलाइजेशन इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट स्टेबिलिटी की वजह से, कनेक्शन की वजह से, डिजिटलाइजेशन की वजह से ये बच्चा इस टाइम पे एक सेंसेशन बन चुका है। पूरे एरिया की प्रॉस्पेरिटी इस एक बच्चे के साथ लिंक्ड हो चुकी है। सो दूसरा पॉइंट भी आपको मिल गया, आपको दूसरा पॉइंट मिला कि यार हाँ, अगर हम डिजिटलाइजेशन की बात करें कि भाई पाकिस्तान नीड्स डिजिटलाइजेशन फॉर इट्स प्रॉस्पेरिटी, डैम, मतलब 2 पॉइंट मिल गए, 2 पैराग्राफ आपको मिल गए लिखने। कंटेंट नहीं मिल रहा था ना, कैसे आपको शिराजी व्लॉग कंटेंट दे रहा है, कैसे आपको पेपल, कैसे आपको फ्रीलांसर्स, कैसे आपको अभी का रीसेंट इवेंट क्या कर रहा है, आपको कंटेंट निकाल के दे रहा है। कोई कंटेंट मुश्किल नहीं होता, आपने जस्ट सोचना होता है। और सोचने के लिए सबसे पहला लेवल ज़ात का लेवल है, इंडिविजुअल लेवल है। अब अगर हम सिटी लेवल पे आ जाएं, आई बिलोंग टू मानसरा, इस टाइम पे मैं मानसरा में बैठा हुआ मैं रिकॉर्डिंग आपके लिए कर रहा हूँ। और जहाँ पे शायद आपने ना देखा हो, लेकिन जब ये पीछे 2005-08 का ज़लज़ला था, वहाँ पे मुझे वो याद पड़ता है कि स्कूल की हालत उस टाइम पे ऐसी हुआ करती थी। ठीक है, वहाँ पे कुछ दिन हमने ऐसे भी गुजारे हैं जहाँ पे ये होता था। ठीक है, और एक तरफ फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पे मुझे लगता है 30-35 बच्चे बैठे होंगे और उनके लिए एक टीचर, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 आपके स्टूडेंट्स, उनके लिए 2 टीचर्स। सो सिटी लेवल पे अगर मैं सोचूं तो एजुकेशन रॉट लर्निंग का कॉन्सेप्ट था, विच इज़ वेरी ट्रू। ठीक है जी, मैं 3rd पोजीशन होल्डर हूँ एबटाबाद बोर्ड का, और मैं उसको बड़े फ़ख्र से ये कहता हूँ कि यार वो रॉट लर्निंग का कमाल था और कुछ भी नहीं था। मैं इस टाइम आपके सामने क्लेम कर रहा हूँ, इट वाज रॉट लर्निंग। ठीक है जी, जो सिलेबस था वो इतना आउटडेटेड था कि मैं अक्सर सवाल करता था कि यार ये रियल लाइफ में कहाँ पे चीज़ें हमें नज़र आएंगी, और टीचर कहते थे कि यार चुप करके पढ़ो यार, मतलब जो पढ़ाया जा रहा है, वरना नंबर तुम्हारे जो 9th में आए हैं वो 10th में नहीं आएंगे अगर तुम इन चीज़ों में पढ़ गए। चुप हो जाता था मैं। नो फोकस ऑन स्टूडेंट्स मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ, ये भी ट्रू है, ये भी आपने देखा है। सो व्हाट इफ़ अगर हम पाकिस्तान में एजुकेशन के ऊपर काम करें, पाकिस्तान की एजुकेशन को बेहतर बनाएं, एजुकेशन के लिए हम क्या करें जी, उसमें स्किल्स को लेके आएँ, उसमें हम फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करें, सिलेबस को जो है वो आउटडेटेड ना रखें, उसको अपडेटेड रखें, रॉट लर्निंग को क्रिटिकल थिंकिंग के साथ रिप्लेस कर दें। तो दिस इज़ ट्रू। मतलब मैंने अपनी ज़ाती सिटी के लेवल के ऊपर आके मैंने जब सोचा तो मुझे एजुकेशन नज़र आई, और मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया कि यार हाँ, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी को तीसरा जो पाथवे है वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है। चौथा पाथवे क्या हो सकता है, जेंडर इक्वालिटी सिटी लेवल के ऊपर। मानसरा से बिलोंग करने के लिए मुझे पता है कि यार वुमेन का क्या रोल हो सकता है इकॉनमी में। आप देखें ना, जहाँ पे आप किसी सिटी में जाओ आपको हायर से हायर पोस्ट पे खातून नज़र आएंगी, प्रमोशन होती हुई देखेंगे आप उनको, अच्छे से अच्छा इनिशिएटिव लेते हुए नज़र आएंगी। बट अगर आप उसको सिटी लेवल पे आप अपनी सिटी के ऊपर लेके आओ तो आप देखोगे कि यार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जो वुमेन पॉपुलेशन का आपकी आबादी का हाफ है, आधा है, इवन 51% है अकॉर्डिंग टू रीसेंट सेंसस। ठीक है जी, लेकिन वो आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आप उनको क्या दे रहे हो, उनको क्या एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, क्या रिसोर्सेज आप उनको दे रहे हो। मैक्सिमम आपके गांव में कोई भी पढ़ी लिखी हुई खातून क्या होंगी, टीचर होंगी, दैट इज़ इट। मतलब वो भी टीचर इसलिए कि यार एक कन्फाइंड सी इन्वायरमेंट है, बच्ची इसमें रहेगी तो ठीक है जी, इसके अलावा हम आगे अपनी बेटी को नहीं पढ़ाने देंगे। दैट इज़ ट्रू। इफ़ दिस इज़ द केस इन योर सिटी, तो आप भी तो लिख सकते हो कि पाकिस्तान नीड टू वर्क ऑन जेंडर इक्वालिटी फॉर इट्स प्रॉस्पेरिटी। पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी का पाथवे नंबर 4 क्या है, जेंडर इक्वालिटी है।
अब यहाँ मुझे बताएं कि क्या चीज़ मुश्किल है इसमें। अगर आप इसको डिफरेंट लेवल पे लेके आओ, इंडिविजुअल आपका हो गया, सिटी के लेवल पे आपने सोचा तो आपको ये भी समझ आ गया कहाँ का कंटेंट, कैसा कंटेंट आपके सामने, आपकी ज़ुबान से, आपके दिल से, आपके दिमाग से कंटेंट निकल रहा है जो आपके पास था लेकिन आपको सोचने का तरीका नहीं आता था। प्लीज़ रिमेंबर, ये सोचने का तरीका है। कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा कि सर वो अमेजिंग कंटेंट है मैं कॉपी पेस्ट कर, तो नो, स्टार्ट थिंकिंग। इंडिविजुअल लेवल पे सोचिए, सिटी लेवल के ऊपर सोचिए। चलें सिटी लेवल की एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ। इस टाइम पे फॉरेन रेमिटेंस का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। आपके मामू, चाचू, ताया कोई ना कोई इस टाइम पे बाहर किसी फॉरेन कंट्री में होंगे, वहाँ वो काम करते होंगे और वहाँ से वो क्या करते हैं, आपके अपनी जो फैमिली होती है उसके लिए वहाँ से पैसे भेजते हैं। लेकिन आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो गांव का लेवल होता है या एक छोटी सिटी का लेवल होता है, वहाँ से चाचा, मामा जो भी बेचारा बाहर जाएगा वो एक लेबर के तौर पर जाता है। वो कोई बड़ी पोस्ट, कोई इंजीनियर, कोई IT एक्सपर्ट नहीं होता, वो एक लेबर होता है। उसकी सबसे कम जॉब होती है, लेकिन वो खुश इसलिए होता है कि यार वहाँ से $1 भेजता है, 1 दरहम भेजता है, वहाँ पे पाकिस्तान में आके अच्छा खासा उसका वो वैल्यू बन जाती है। लेकिन वो जो रेमिटेंस है, वो जो डॉलर आ रहा है बाहर से, वो बहुत लो है। जो लोग $100 पर मंथ पे खुश हो रहे हैं, वो ये नहीं रियलाइज़ करते कि उन जैसा, उन्हीं शक्ल का, उसी एरिया से पढ़ा लिखा हुआ या उसी किसी अच्छी जगह से पढ़ा लिखा हुआ इंजीनियर $10,000 पर मंथ ले रहा है। तो अगर पाकिस्तान अपने जो एजुकेशन है, जो लोग हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड करने लग जाए, अगर उनकी ट्रेनिंग करने लग जाए, उनको डिग्री का जो वो वैल्यू है वो बताने लग जाए, तो क्या हो सकता है, आपकी फॉरेन रेमिटेंस बढ़ सकती हैं। और फॉरेन रेमिटेंस अगर बढ़ती हैं तो प्रॉस्पेरिटी डबल टाइम, 2 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। रेमिटेंस का इतना बड़ा असर है। क्यों? बाहर से डॉलर आता है, आपका डॉलर जो है वो आपके अकाउंट, जो कि कंट्री का, जिस तरह आपका ज़ाती बैंक अकाउंट होता है, कंट्री का भी सोचें एक बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में डॉलर्स आ गए। अब आप बाहर किसी भी कंट्री के आके टशन मार सकते हो, यार बेटा तुझे पता है मेरे पास फॉर एग्जांपल $20 बिलियन पड़े हुए अकाउंट में, तो वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, कहते हैं यार हाँ, ये अगर हमसे $10 बिलियन का कुछ सामान खरीद रहा है तो उसके पास 20 पड़े हुए हैं, तो ये हमें 2 गुना पे कर सकता है, मतलब अगर चाहे तो 2 दफ़ा पे कर सकता है, तो वहाँ पे ट्रस्ट करते हैं। तो क्या होता है, फॉरेन रेमिटेंस जो है वो आपकी प्रॉस्पेरिटी की एक बहुत उम्दा किस्म की निशानी है। और मुझे ये बताएं कि आया ये कोई नई बात थी आपके लिए, या आप मुझे ऐसे वो करें कि सर ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये क्या होता है। नो, यू नो, आपको पता है, आपके जहन में है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो कि एग्जामिनर आपसे मांगता है। लेकिन आपने इंडिविजुअल और सिटी लेवल के ऊपर देखा तो आपको क्या हुआ, कंटेंट अपने दिलो दिमाग से निकलता हुआ नज़र दिखाई दिया। अब अगर प्रोविंशियल लेवल की बात करें, क्योंकि इंडिविजुअल से सिटी, अब सिटी से प्रोविंशियल लेवल की नज़र पे देखते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे सर क्या हो सकता है। ज़रा अगर मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँ तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि प्रोविंशियल लेवल पे ऐसा क्या करें कि पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाए। प्लीज़ अगेन वही आई एम बेगिंग कि क्या कर रहा हूँ, आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार थोड़ा सा सोचो और सोच के मुझे बताओ ऐसा क्या हो सकता है प्रोविंशियल लेवल के ऊपर। अगर समझ आ गई है, हिम्मत की है मुझे पॉज करने की और मुझे खामोश करके ख़ुद सोचने की, तो यार मतलब मुबारक हो, लिटरली आपको मुबारक हो कि आपने वो पहला स्टेप ले लिया जो मैं चाहता हूँ। लेकिन अगर नहीं लिया तो ये आपके सामने एक छोटी सी एग्जाम्पल है मेरी, वो भी मैं क्या कर रहा हूँ अपनी सोच के अकॉर्डिंग, जहाँ तक मेरी वसात है, जहाँ तक मेरी पहुँच है, मैं वहाँ वाली बात करूँगा, आप अपने हिसाब से करोगे और यही आपके कंटेंट में डाइवर्सिटी लेके आएगा। CSS विद वकास, CSS विद मानूर हैदर कंटेंट उठाएं। आप जैसे 25,000 और एस्पिरेंट्स भी वहीं से पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, आप अपना कंटेंट नहीं डिस्टिंग्विश कर पाओगे, नहीं आपका कंटेंट निखर के सामने आएगा, क्योंकि वो वही कंटेंट है जो सारे आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, क्रॉस मिलेगा। लेकिन अगर आप कहो कि यार सर इंट्रा यूनिवर्सिटीज़ कंपटीशन होने चाहिए, यहाँ की यूनिवर्सिटी का यहाँ पे कंपटीशन हो, यहाँ का यहाँ पे हो, यहाँ के स्टूडेंट यहाँ पे आए, तो कितना अमेजिंग किस्म का एक हम इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, स्टार्टअप कल्चर क्रिएट कर सकते हैं। मेरा दोस्त हज़ारा यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट, ही टोल्ड मी कि यार लम्स से एक टीम आई हुई थी स्टार्टअप के बारे, कुछ उस तरह का वेंचर था उनका, और मैं उसके गया ही नहीं हूँ। मैं कहा यार फजूल टाइम ज़ाया करने वाली बात है, मैंने अपनी डिग्री ले ली, गोल्ड मेडलिस्ट बन गया, इस टाइम पे मैं बेरोज़गार बैठा हुआ हूँ। और मुझे अफसोस हो रहा है कि उस टाइम पे जब वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आए थे, लम्स के ग्रेड्स आए थे अपना कुछ हमें शो करने कि यार आओ तुम अपना आइडिया दो, हम तुम्हें पैसे देते हैं, और उस टाइम पे मैंने वो उसको वैल्यू ही नहीं किया कि मतलब आपके प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और उस पर क्या है, उसके गोल्ड मेडलिस्ट को ये नहीं पता कि यार आपका स्टार्टअप कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल इसकी सिलिकॉन वैली USA, जहाँ पे एप्पल, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। एक वैली आपके मुल्क के GDP से पता नहीं कितने गुना ज़्यादा वो पैसा कमा रही है, एक छोटी सी वैली है।
तो अगला सवाल मेरे जहन में आता है, अगला पॉइंट आता है कि यार पाकिस्तान में सिर्फ लम्स, नस्ट, QAU, IBA इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ ही क्यों फेमस हैं? यही 5-6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करते हैं, यही आगे निकलते हैं। व्हाट इफ़ अगर एक यूनिवर्सिटी एक प्रोवेंस दूसरी प्रोवेंस में इन्वेस्टमेंट करे, दूसरा पहले में करे, कुछ तरह का हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो, प्रोवेंशियल कल्चर एक्सचेंज हो, जैसे आपका फॉरेन कल्चर एक्सचेंज होता है ना, जैसे आप जाते हो यहाँ से फॉरेन कंट्री USA जाते हो, आप USAID के ऊपर एक और बड़ी मज़े की स्कॉलरशिप होती है, उसका कुछ बड़े मज़े का एक नाम हुआ करता था, आई डोंट रिकॉल दैट, मुझे नहीं याद पड़ रहा वो। तो वो बड़े उस तरह की होती थी, आई गेस इट्स ब्राइट स्कॉलर, कुछ इस तरह का नाम था उसका, वट एवर द नेम वॉज। तो वो क्या था जी, वो क्या था, आपका एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होता था जो कि पाकिस्तान से आप बाहर जाके एक्सचेंज करते थे, कल्चर वहाँ का कल्चर यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ लेके आते थे। तो उससे क्या होगा, आपकी कंट्री प्रॉस्परस करेगी, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, आपकी IT इंडस्ट्री फ़रोग पाएगी, आपके स्टूडेंट्स क्या हैं सिलिकॉन वैली तक जाएंगे, वहाँ से फॉरेन रेमिटेंस भेजेंगे। तो पिछला पॉइंट अगले के साथ, ये पॉइंट दूसरे के साथ कितना लिंक्ड कंटेंट है यार, और कोई रेफरेंस, कोई इसमें कोई बाहर का कंटेंट नहीं है, ये आपके दिमाग की पैदावार है जो आपके सामने नज़र आ रही है आपको। अगेन नेशनल लेवल पे अगर आ जाएं, आखिरी जो हमारा इस टाइम पे लेवल है वो नेशनल लेवल है। नेशनल लेवल पे क्या नज़र आता है, एक ट्रैक्टर है जो इस टाइम पे बड़े मज़े से वो उसमें अपने काम में लगा हुआ है। तो यार पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स में क्वालिटी प्रोड्यूस कर दें। अब जिन स्टूडेंट्स का US हिस्ट्री का पेपर है उन्होंने पढ़ा होगा कि कॉटन घेन, एली विटनी नाम का एक इंजीनियर होता था, एक बंदा होता था, उसने इंट्रोड्यूस कराई थी कॉटन घेन, जिसकी वजह से क्या हुआ, कॉटन की प्रोडक्शन में एक बूम आया। वहाँ से जो अफ्रीका से ग़ुलाम होते थे उनको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि यार ये मशीन चलाएंगे, और इससे जो भी प्रोड्यूसर है, जो भी उस टाइम पे सरमायादार होता था, जो भी फार्मर होता था, मतलब जो मालिक होता था, वो क्या करता था, बड़ा प्रॉफिट जनरेट करता था। और ये बात है कहीं 1800 आई गेस 76 की में भी इस तरह का कोई टाइम है। तो कहाँ 1876 में कॉटन की एक्सपोर्ट करने वाला USA, और कहाँ 2024 में कॉटन की एक्सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान। मतलब 200 साल पीछे हम चल रहे हैं यार एग्रीकल्चर में। तो अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट्स की क्वालिटी को बढ़ाना है, अगर वो बढ़ जाती हैं, अच्छा हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक और न्यूज़ आपने SN इकबाल साहब की वो ट्वीट पढ़ी होगी, उस टाइम पे थी कि पाकिस्तान जो है इस टाइम पे $600 मिलियन की क्या कर रहा है, टी एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है बाहर से, ठीक है जी। 600 मिलियन डॉलर्स की चाय सालाना हम लोग पी रहे हैं। तो वो कहते थे कि यार आपको चाय का एक कप कम कर देना चाहिए। वो मजाक था ना, लेकिन आपने पढ़ा, अब वही मजाक आप क्या कर रहे हैं, अपने ऐसे में लिख रहे हैं यार। मतलब देखो कितना आसान है, आपने क्या करना है, क्वालिटी, एक्सपोर्ट की क्वालिटी को बढ़ाना है, इंपोर्ट को कम करना है। उसके अलावा आपका जो फॉरेन रिजर्व है वो बेहतर होगा, क्योंकि बाहर से डॉलर आएंगे आपके बैंक अकाउंट में कंट्री के, तो उससे फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, आपको लोन नहीं लेने पड़ेंगे। और आपकी IMF जो आपके कंडीशंस डाल रहा है कि भाई बिजली को बढ़ाओ, बिजली प्राइसेस ऊपर करो, गैस की प्राइसेस बढ़ाओ, पेट्रोल को ऊपर ले जाओ, ये सारी कंडीशंस ख़त्म हो जाएंगी। सो वेयर विल इट लीड, ये कहाँ पे लेके जा रहा है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ। तो टॉपिक का एक और पॉइंट, एक और आपको आई गेस 8वां-9वां पैराग्राफ मिल गया कि भाई पाकिस्तान शुड वर्क ऑन इट्स एग्रीकल्चर, ताकि पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी क्या हो सके, बढ़ सके। नेशनल लेवल की एक और एग्जाम्पल आपके सामने, क्या, रीन्यूएबल एनर्जी। यार अभी पीछे मैंने पेट्रोल का जिक्र किया तो मेरे जहन में एकदम आ गया यार, अच्छा अगला हम रीन्यूएबल की बात करते हैं। ये थॉट कहाँ से मेरी थॉट आई कि मैंने रहमान गार्डन्स में, मैं वहाँ पे रहा करता था, बंदा निकल रहा है, उसके पास टेस्ला, मैंने टेस्ला देखी, मैंने बोला यार एक तो लोग अमीर इतने हैं, और ऊपर से उसकी मतलब अप्रोच देखो कि एक गाड़ी ले ली 2-2.5 करोड़ की, उसके बाद अब वो सारी ज़िंदगी के लिए बेगम हो गया पेट्रोल की उससे। वो थॉट वो उठा के मैं कहाँ पे लेके आ रहा हूँ, अपने ऐसे में लेके आ रहा हूँ। आप भी इसी तरह सोचेंगे, अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़ियात को ही आपने उठा के अपने ऐसे में लिखना होता है। एंड दिस इज़ व्हाट एग्जामिनर्स लव, वो प्यार करता है इस चीज़ से। कैसे, फॉर एग्जांपल इसको डिकोड करें, आप सबसे पहले कॉस्टली फर्नेस ऑयल लेके आते हो बाहर से, ठीक है जी। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं जो आपको बिजली प्रोड्यूस करके देते हैं, और ये आपके मियाँ नवाज़ शरीफ का एक कारनामा था, ठीक है जी। इसके ऊपर आप पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। पाकिस्तान अफेयर का पूरा ये जो कंटेंट है, ये सारे का सारा पाकिस्तान अफेयर से उठाया हुआ कंटेंट है। यही चीज़ें आपको पाकिस्तान अफेयर्स में वो बंदा पूछता है एग्जामिनर सिलेबस के तौर पे, और वही उसी से आगे पीछे करके आपको वो ऐसे लिखने को दे देता है। तो आपने अगर एनर्जी क्राइसिस का टॉपिक पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा, तो यार आपको पता है ना कि भाई हम बाहर से ऑयल मंगवाते हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर का कॉन्सेप्ट है, हमारी फॉसल फ्यूल की इम्पोर्ट आएगी
सीरियस। 25% ऑफ आवर ऑल इम्पोर्ट जो बाहर से हम मंगवा रहे होते हैं चीज़ें, उनमें 20-25% तो सिर्फ ऑयल्स हैं हमारे, ये हम बिजली गैस ये चीज़ें वो कर रहे होते हैं, बाहर से मंगवा रहे होते हैं। उससे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी तो बढ़ रहा है। ये न्यूज़ भी तो आपने कहीं सुनी होगी कि लाहौर जो है दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बन चुका है। क्यों? क्योंकि हम रिलाई कर रहे हैं अपने नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर। हम फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, वो जलता है, आसमान में जाता है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका ग्लोबल वार्मिंग, आपका क्लाइमेट चेंज सब हो रहा है। तो व्हाट इफ़ अगर हम भावलपुर, थर और सिबी जो कि गर्म तरीन इलाके हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे सोलर बिजली का कोई इंतज़ाम करें, और मकरान और बलूचिस्तान का जो एरिया है वहाँ पे अगर आपकी विंड एनर्जी जो है, आप किस तरह के वो जो ये होते हैं आपके वो टरबाइंस जो रन होते हैं बिजली के ऊपर चलते हैं, तो उनको अगर हम क्या करें, लगा दें, तो हमारी रीन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है ना। और यही रीन्यूएबल एनर्जी पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी का एक ज़रिया बन सकती है। अगेन आपको 10वां पैराग्राफ मिल गया। नेशनल लेवल पे अगली बात करें, वो पिछली बात से लिंक्ड होगी, ग्लोबल वार्मिंग। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने रिसेंट जो एक फ्लड आया, उसने पाकिस्तान को $30 बिलियन, पाकिस्तान की जीडीपी अराउंड 300 बिलियन की चल रही होती है, तो उसका 10% जो है सिर्फ एक फ्लड ने नुकसान दे दिया पाकिस्तान को। ये इतना सीरियस कंसर्न है, इतना सीरियस। आप ऐसे समझें, 2001 में यूएस आया अफगानिस्तान के ऊपर वो टेरर वॉर ऑन टेरर लेके, ठीक है जी, और 2020 में मस्त उसने अपना बैग उठा के वापस बगैरतों की तरह वापस चला गया। तो इस पूरा जितना ये टेन्योर है 19 साल का, इसमें पाकिस्तान को 130 बिलियन अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, और अकॉर्डिंग टू यूएन, यूनाइटेड नेशन या यूएस, तो आपको पाकिस्तान को $108 बिलियन का नुकसान हुआ 19 साल में। और वहाँ एक आपका पूरा 19 साल का टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे कुछ दिनों का एक फ्लड है जिसने पाकिस्तान को $30 बिलियन का नुकसान दे दिया। ठीक है, ये इतना इम्पॉर्टेंट इशू है, ये पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि आपके साउथ एशिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। और पाकिस्तान माशाल्लाह कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इससे डील करने की। अगर तो पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या करता है, काम करता है, अच्छी पॉलिसीज़ लेके आता है, इसको पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में, जितने भी हमारी पार्टीज़ हैं उनका मैनिफेस्टो में क्लाइमेट चेंज हो, उसके ऊपर अमल करें, उसके ऊपर रिसर्च करें, उसके ऊपर क्या होते हैं वो फंडिंग रेज करें, ताकि हम रिसर्चर एज अ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, आप एज अ पीएचडी होल्डर, एज अ रिसर्चर आप क्या करो, आप कुछ इस तरह का सोल्यूशन लेके आओ। तो उससे क्या हो सकता है, आपका नेशनल लेवल का प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज का वो ख़त्म हो सकता है, और दैट कैन लीड टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। दैट कैन नहीं, दैट विल लीड टू, ज़रूर वो लेके जाएगा। आपका 11वां पैराग्राफ का कंटेंट, और आपने देखा कितने मज़े से एक पैराग्राफ दूसरे को तीसरा सपोर्ट कर रहे हैं। कोई बाहर का नॉलेज नहीं है, छोटे मोटे फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो आप पाकिस्तान अफेयर्स अगर अच्छे से पढ़ोगे, जो कि इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाने के लिए कुछ सोच रहा हूँ, कंटेंट में लेके आना चाह रहा हूँ कि मैं आपको पाकिस्तान अफेयर्स भी पढ़ाऊँ। लेकिन आपने ये देखना है कि ये वही कंटेंट है जो आपको पता है यार कुछ बाहर का नहीं है। नेशनल लेवल की अगर एक और एग्जांपल आपको दे दूं, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, आई गेस इट इज़ गिलगित बल्तिस्तान। और गिलगित बल्तिस्तान को अगर आप टूरिज़्म के तौर पे किसी भी एक अपनी एरिया को, नॉर्दर्न एरिया को यार आप क्या करो, एज अ टूरिज़्म स्पॉट पकड़ लो, तो ये $1 बिलियन की इंडस्ट्री है यार। आपको दुबई ने क्यों वो एक नारा अपना वो फेमस कर दिया है, अभी भी कम टू दुबई, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यार टूरिस्ट आएगा, डॉलर लेके आएगा, डॉलर आएंगे, फॉरेन रिजर्व मेरे बेहतर होंगे, लोगों को यकीन होगा कि दुबई इज़ अ बेस्ट कंट्री जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप अपना वो इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, वहाँ से डॉलर्स बढ़ेंगे, दूसरी कंट्रीज़ का ट्रस्ट आएगा, वो अपने सेंटर, अपनी जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पे लेके आएंगे, और क्या होगा, कंट्री जो है वो प्रॉस्परस होता जाएगा। तो आपने एक और न्यूज़ पढ़ी होगी, सऊदी अरेबिया ने द लाइन, वो एक कॉन्सेप्ट है जी उनका बड़ा मज़े का, लेट मी शो यू इट हेयर, ठीक है जी, अगर आपको नहीं पता, द लाइन सऊदी अरेबिया, ठीक है जी, ये उनका एक बड़ा मज़े का प्रोजेक्ट है, ये पूरी एक उन्होंने लाइन, वाई द हेल दे आर डूइंग दिस, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब मुझे बताएं उनका क्या थॉट है इसके पीछे। द थॉट इज सिंपल थॉट है। क्या थॉट है कि यार अगर ये हो गया, दुनिया का पहला ऐसा अजूबा होगा जिसको बाहर से दूरों से लोग, मीलों दूरों, समंदर दूर से क्या होंगे, वो देखने आएंगे, रहने आएंगे, तो टूरिज़्म बढ़ेगा। अब कैसे, क्या यहाँ पे पीछे क्या थॉट छुपी हुई है जो आपने डिकोड करनी है, वो ये है कि भाई आप फॉसिल फ्यूल को दुनिया
हेट कर रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग क्या हुए हैं, इलेक्ट्रिक कार पे जा रहे हैं, सोलर एनर्जी के ऊपर जा रहे हैं। सो अगर पीपल वहाँ पे जा रहे हैं तो सऊदी अरेबिया से ऑयल कौन खरीदेगा? अगर उनका ऑयल नहीं बिकेगा तो वो कंट्री कैसे रन होगी? एंड दैट इज़ वाई दे आर रिलाइंग, वो शिफ्ट कर रहे हैं अपने रिलायंस को ऑयल से किसके ऊपर? टूरिज्म के ऊपर। तो यार पाकिस्तान भी तो ऐसे कर सकता है। मालदीव्स के बीच कोई इंडियन सेलिब्रिटी ऐसी नहीं होगी, कोई ऐसा सेलिब्रिटी ऐसा नहीं होगा जिसकी आपने वहाँ की पिक्चर्स नहीं देखी होंगी। क्यों नहीं देखी होंगी? क्योंकि भाई वहाँ पे एक टूरिज्म का स्पॉट वो एक स्पॉट बन चुका है। बाकू, बाली, टर्की, क्यों पाकिस्तान की हर न्यूली वेड कपल का वो मोस्ट लव्ड हनीमून स्पॉट बन चुके हैं ये जगहें? बिकॉज उन्होंने ख़ुद को एज अ टूरिज्म कंट्री पोर्ट्रे किया हुआ है। तो व्हाट इफ़ अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ कर ले तो पाकिस्तान बिलियंस क्या ट्रिलियंस डॉलर भी शायद कमा ले कि भाई पाकिस्तान के पास तो इतनी ब्यूटी है। तो मतलब आपको एक और 12वां 13वां आपको पैराग्राफ मिल गया। दैट इज़ इट यार। 12-13 पैराग्राफ का कंटेंट एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा आपने निकाल दिया। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको कुछ और चाहिए होगा। और अगर आप करंट अफेयर्स के स्टूडेंट हैं, जो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, आई एम प्लानिंग समथिंग, इंशाल्लाह जल्दी अनाउंस करूँगा। तो अगर आप करंट अफेयर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा ब्रिक्स के बारे में, आपका ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और आपका साउथ अफ्रीका, ये कुछ कंट्रीज़ थी। अब वो एक्सपैंड होकर इतना बड़ा उनका सर्कल बन चुका है जिसका हिस्सा पाकिस्तान नहीं है। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। अगर तो रीजनल कोऑपरेशन एंड ट्रेड में पाकिस्तान आ जाए तो भाई उसकी जो इकनॉमिक है, जो इकनॉमिक सिक्योरिटी है वो फ्री हो जाएगी, उसकी एनर्जी की सिक्योरिटी फ्री हो जाएगी, बॉर्डर की सिक्योरिटी। अगर सऊदी अरेबिया ने फॉर एग्जांपल $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की हुई है तो अब अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए कुछ तो करेगा। पाकिस्तान के पास एनर्जी नहीं है, मुफ्त की एनर्जी देगा कि यार तुम अपनी इंडस्ट्री को तो रन करो, ताकि तुम रन होगे तो मुझे फ़ायदा होगा। अगर वो अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी, इंडिया के कुछ इंटरेस्ट हों पाकिस्तान में, इंडिया से फॉर एग्जाम्पल जैसे करोड़ों के हिसाब से मुहाजिर आते हैं इंडिया, ये इसमें पाकिस्तान आते हैं, मुहाजिर नहीं कोई एम्प्लॉयज़ आते हैं जो जहाँ काम करते हैं, तो उनको ही बचाने के लिए इंडिया क्या करेगा? कोई बॉर्डर स्क्रिमिशेस, कोई वहाँ की लड़ाइयाँ, कुछ नहीं होगा, पीसफुल कंट्री रहेगा। तो ये क्या है, पाकिस्तान को रीजनल कोऑपरेशन और ट्रेड की बड़ी ज़रूरत है। अगर ये बेहतर हो जाता है तो हमारी ट्रेड इम्प्रूव होगी, ट्रेड इम्प्रूव होगी तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो हमारे फॉरेन रिजर्व्स इंक्रीज़ होंगे। अब आपको बाकी सब कुछ पता है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फॉर एग्जांपल जाओ यार, एक टेररिज्म को अफगानिस्तान वाली लैंड से बंद कर दो, अगर वहाँ से ये बंद हो जाती है तो इम्पैक्ट फिनोमिनल हो सकता है। आपका केपीके तरक्की कर सकता है, केपीके शेरों की ज़मीन, पठान एंड दोज पीपल, करेजियस पीपल, ना बिज़नेस से डरते हैं, ना काम कारोबार से डरते हैं, इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं केपी में। तो भाई अगर वो लोग इस टेररिज्म के मीनियाक से निकल जाते हैं, इस तबाहकुन उससे बच जाते हैं, तो द रिज़ल्ट विल बी फिनोमिनल। ठीक है, तो पाकिस्तान की प्रोस्पेरिटी कहाँ से कहाँ जा सकती है, नेशनल लेवल के ऊपर आपने आके देख लिया। और यार अब आपका अगर रिएक्शन ये नहीं है, मतलब मेरे 46 मिनट्स हो चुके हैं और सारे का सारा कंटेंट किसी किताब, किसी रिसर्च पेपर, किसी आर्टिकल से मैंने नहीं निकाला। आप मुझसे ऐसे लिख के लो कि यार ये वो कंटेंट है जो आपको भी आता है। नहीं आता तो शायद आपको थोड़ा बहुत पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आई बिलीव कि 70-80% का कंटेंट ऐसा था जो आपको पहले से पता था। तो आपका रिएक्शन ये होना ही होना चाहिए। और ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, ये आपके दिमाग ने आपको बताया कि यार हाँ, अगर मैं भी इंडिविजुअल, नेशनल, इंटरनेशनल, प्रोविंशियल किसी भी लेवल पे सोचता हूँ, लेकिन आपने याद रखना है कि आपने वो ये भूलना नहीं है, इंडिविजुअल पहले, फिर सिटी, फिर प्रोविंशियल, फिर नेशनल, ठीक है जी, फिर उसके बाद आपका इंटरनेशनल, ठीक है जी। तो इस तरह के आपने लेवल के ऊपर सोचना है। तो ये था आपका टॉपिक कि पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी कैसे, किन पाथवेज के ऊपर डिपेंड करती है। आपने डिकोड कर दिया, अब कंटेंट आपके पास है। अब बात आती है लिखने की। तो शुरू में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द स्लाइड्स पे कि यार मुझे ज़रा सा ये बताएं कि आप ये जो डर रहे हो, ये किस बिना पे डर रहे हो, क्यों डर रहे हो? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है मेरी जान। आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप लिखने बैठते हो, डरते हो, आपको लगता है कंटेंट नहीं है। आप अपने कंटेंट की कमी को अपनी वजह बना देते हो ना लिखने की, जबकि कंटेंट आपके पास है। ज़रा सा द CSS गाइड के तरीके से आपने सोचना शुरू किया तो कंटेंट की भरमार लग गई आपके पास। अब आप जब लिखते हो तो आपको वो वर्ड्स नहीं मिलते, क्योंकि आप डायरेक्ट इंग्लिश में सोचते हो। मैं आपको रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, पहले उर्दू में सोचो, लिखना क्या चाहते हो पहले वो सोचो, उर्दू में ऐसे लिख लो, उसको कन्वर्ट कर लो इंग्लिश में। क्योंकि बिगिनर हो यार, क्यों नहीं समझ रहे कि आप 10 दिन में, 15-20 दिन में, 1 महीने में नहीं सीख पाओगे जब तक डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे।
तो आपका ये जो फ़ियर है, ये कोई डेमन नहीं है, ये कोई भूत, कोई प्रेत नहीं है, ये आपके अपने ही अंदर की एक दुनिया है जिसको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे। डाटा निकालने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया, अब आपने लिखना है। गलत लिखो, बहुत गलत लिखो, इंतहाई गलत लिखो, उन गलतियों से सीखो, फिर लिखो, फिर लिखो, फिर लिखो। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है यार। अगर होता तो मैं आपका उस्ताद नहीं हूँ क्या? मुझे आपकी ज़रा फ़िक्र नहीं है मतलब बहुत फ़िक्र है मुझे आप लोगों की। और मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए सबसे वो आसान तरीका लेके आ रहा हूँ, लेकिन मेरी जान इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। प्लीज़ इसको समझें। लिखना लिखने से आएगा, कंटेंट आपके दिमाग में पड़ा हुआ है, तरीके से उसको निकालिए और उसको लिखना शुरू कीजिए। एक चीज़, अब अगर हम दूसरे उसके ऊपर आएँ, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे नज़दीक आपको ये बताना भी कि आपके लिए ये चीज़ें आपको पता हो, तो ये तो आपने नेशनल, सिटी लेवल, आपने इंटरनेशनल लेवल, ये सारे सब कुछ आपने देख लिया, यू नो दैट, ठीक है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक डिफरेंट तरीका भी है, वो वीडियो इसमें मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, वो इंशाल्लाह फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। जब आपका टॉपिक हो कुछ पॉलिटिकल टाइप का, कुछ वॉर टाइप का, कुछ इकोनॉमी टाइप का, तो आप किन एंगल से सोचते हो? आप सोशल एंगल, इकोनॉमिक एंगल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इस तरह के एंगल से सोच के आप अपनी आउटलाइन बनाते हो। मुफ्त का कंटेंट दिमाग आपको प्रोड्यूस करके देता है, किसी का कंटेंट बाय करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। दिमाग है, चलता है, तभी तो सीएसएस कर रहे हो ना, तो आपका कंटेंट पड़ा हुआ है। आपने सिर्फ क्या करना है, 2-4 सब्जेक्ट्स पढ़ो, उनका सिलेबस पूरा करो, और एक दफ़ा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो यू विल हैव द डाटा इन योर माइंड, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करके निकालना वो मेरी ज़िम्मा है, ठीक है। इस द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग को मैं अपना दी बेस्ट कोर्स क्यों कहता हूँ? क्योंकि आई नो कि इसमें पोटेंशियल है आपको पास करवाने का, ठीक है। तो वो कैसे आप करोगे? जब आप सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस लेवल पे सोचोगे। और अगर कुछ कंटेंट आपका ऐसे का टॉपिक आ जाता है जहाँ पे क्लाइमेट चेंज, कॉजेज़ एंड सॉल्यूशंस, डेमोक्रेसी, प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है जी, सोल्यूशन टू क्लाइमेट चेंज, कुछ इस तरह के टॉपिक आ जाते हैं जो कि अभी आपका हिस्सा नहीं है, अभी आप बिगिनर हो। ये चीज़ें दे के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूँ कि सोचने के और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉजेज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, इम्पैक्ट क्या हो सकता है। सोल्यूशन के लेवल पे आप अगर आके सोचो, तो जब वो आप आउटलाइन बनाओगे तो वो भी एक बड़े मज़े की आउटलाइन बनती है। तो ये आगे आप सीखोगे। अभी आपका चैप्टर 1 है, तो आप उस चीज़ पे सोचो कि आपने लिखना कैसे है, 2 जुमले कैसे लिखेंगे, जुमलों को जोड़ते कैसे हैं, एक मीनिंगफुल जुमला कैसे लिखते हैं, आप सिर्फ ये सोचो यार। और अगर ये चीज़ समझ आ गई है तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लाइव सेशन। इस लाइव सेशन का ये एंड है। आप यहाँ पे मुझे बताओगे, आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो यार, सवाल उठाओ, आपका हक है। सो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं तो मेरी भी बस हो चुकी है। सो आई विल बी थैंकिंग यू। नहीं, मैं क्यों थैंक करूँ यार, तुम लोग शुक्रिया अदा करो। इतना मतलब सालों का तजुर्बा एक वीडियो में मुफ्तों में उठा के दे रहा हूँ, ताकि कुछ सीखो, कुछ बनो, माँ बाप का कोई सहारा बनो, उनकी इज़्ज़त की वजह बनो, उनके सुकून की वजह बनो। मतलब क्या चाहते हो? ये नहीं चाहते, ये सब कुछ यही चाहते हो ना, तो यार प्लीज़ इसको फॉलो करो जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लिखो, लिख के लिखो, गलतियाँ करके लिखो, लिखना छोड़ो नहीं। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट, दिस इज़ माई एंडिंग लाइन कि यार लिखने से लिखना आता है, और लिखने से लिखने को आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगली कोई वीडियो में मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इस अप्रोच को फॉलो कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। और इफ़ यू आर ऑन यूट्यूब, ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब आप नहीं करो, ना करो मेरा कंटेंट आपको मजबूर करेगा सब्सक्राइब करने पे। सो यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन कमेंट योर थॉट्स। थैंक यू सो मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।